बचाने के लिए हमारे बीच से लाखों लोग आ सकता है। इन सारी चीज़ों की आती है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है। और जो भी आंदोलन चले जा रहे हैं और हमारे दूसरा चरण है, तीसरे चरण के बाद अंतिम 7 अगस्त को हमारे देश के आदिवासी हो, वर्ग हो, चाहे मूल निवासी हैं, उनके ताकत के रूप में इस आंदोलन को करना पड़ेगा, उसको आवाज पहुँचाना पड़ेगा। तो हो सकता है उसके इसमें थोड़ी बहुत दहशत पैदा हो, दहशत पैदा ही करना नहीं। आप लोग आंदोलन बहुत बड़ी शक्ति है और हमको वोट निकलना पड़ेगा। 300 दिन है भाई, 300 दिन है, अभी भी जागना है, जाग जाओ और नहीं खत्म हो जाएगा। लोकसभा में अगर बैठ गया ना तो ये बोल तो रहे हैं हम लोग, इसलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं छोड़ना। आप लोगों ने मंच किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय निवासी, जय जोहार। एक नारा लगाएंगे, ST SC OBC और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी, ठीक है। ST SC OBC और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी। ST SC OBC और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी। ST SC OBC और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी हमारे बीच में हरी मरावी जी भी आ गए हैं और उन्होंने गांव-गांव में घूमकर भारतीय संविधान के 13(3) का बहुत प्रचार प्रसार किया है और बताने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान में हम भारतवासियों के लिए जो विधान बना है, जो संविधान बना हुआ, संविधान में हमें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। तो 13(3) की कुछ शक्तियाँ हैं जो आपको दी गई हैं, लेकिन उनका आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। तो उस विषय में जो हरी मरावी जी की बात है, अब आप सभी को जोहार। आज बैठे हैं सभी को बताए नहीं बचा है ना भाई। और क्योंकि वर्तमान में जो समस्या है मैं उसी के अवगत कराऊँ बच्चे सब लोग सारे के आप ला लो। इंदौरी जिले की जो समस्या है, देश की समस्या दोनों को थोड़ा बात अब अमरकंटक से चलते हैं तो पहला है अपर नर्मदा बांध। हेलो कौन सा सोहापुर अपर नर्मदा बांध। अपर नर्मदा बांध 17 पंचायत कहाँ की हैं? 26/11/08 और 10 पंचायत हैं अनूपपुर। 17 पंचायत मतलब लगभग 30 से 40 गाँव गुजरेंगे। उससे 50 किलोमीटर नीचे आएंगे तो कहाँ? हरवारी आप तरागो और प्रोजेक्ट योजना इसमें 48 गाँव हैं। और उसके नीचे जाएंगे 50 किलोमीटर नीचे तो फिर कौन सा बांध है? बसनिया बांध। और बसनिया बांध में हमारे सेंपरा क्षेत्र के लगभग सारे ज्ञापन हुए। और उसके नीचे जाएंगे 50 आपको चकदेही और नारायणगंज तक, कितने में ही 1 लाख आदिवासी परिवार को स्थापित होगा। कितना? 1 लाख। ये तो हो गई बांध की समस्या। दूसरी समस्या है फॉरेस्ट वन अधिकार में। अभी आपके गांव में अभी पूरे जिले में मात्र 2 गांव ही अभी पूर्ण रूप से नपाई हुई है और उनको पट्टे की कार्रवाई हुई है। वो है खेराझर और कोड़ी बजा गया और बाकी जगह में अधूरे कार्यक्रम और हम लोग परेशान हैं। अभी आपके मेहरबानी से वहाँ किसकी बेंच पर जाकर के अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है मतलब कि अतिक्रमण की कार्रवाई करेगा तो वो नए लोग हो जाएंगे, यानी पुरानी बस्ती में पुराने अतिक्रमण खत्म हो जाएंगे। वनग्राम क्या है पहले इसको भी समझना जरूरी है। वनग्राम आपने नहीं बसाया, वनग्राम को कौन ने बसाया? सरकार नहीं। हमारे पूर्वजों को नहीं बताया था। तुमने कटाई के लिए तुमने जंगल एक गाँव बनाए, उसका नाम दे दिया वनग्राम। तो ये वनग्राम जब तुमने बताया तो उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम हमसे पूछते हो रिकॉर्ड। तो ये
जितने भी वन ग्राम वहाँ एक भी व्यक्ति बगैर पट्टा के नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसकी परिभाषा में दिया है। लेकिन सामुदायिक के पट्टे हैं जिले में ना, सामुदायिक के पट्टे की कार्रवाई भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अधिकार आते हैं वो अधिकारों को क्रियान्वयन करना और उनको चलाएंगे कैसे, इसकी कार्रवाई प्रत्येक गाँव में होना अनिवार्य है। अभी ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से गाँव के लोगों ने सामुदायिक वन मंत्रालय के अनिवार्य पट्टे की कार्रवाई की है, उसके करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो समस्या है हमारे पास मणिपुर के बारे में आप सब अवगत, हमारी माताओं को आनंद घुमाया जा रहा है। और ये डिंडोरी जिला है जिसमें बोलते हैं आदिवासी बहुल जिला। आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन गुस्सा बहुत छोटा है। हम लोग गुस्सा नहीं उबाल पा रहे हैं। अभी शेखपुरा में छोटा सा प्रकरण बना तो यहाँ उबाल आ गया और पूरे नगर घुमाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है और आप लोगों का गुस्सा बहुत कम। सब काम आक्रोश जो है जब तक नहीं बनाओगे तो सरकार खुद गई। दूसरा, समान नागरिक संहिता की बात है। समान नागरिक संहिता में पूरे देश में जो भी जितने भी हमारे कबीले हैं जो कस्टमरी लॉ को संचालित करते हैं, 13(3) का को संचालित करते हैं, आज उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो आदिवासी समाज का नुकसान होने वाला है। तो इसका विरोध लगातार चल रहा है। उसी चरण में आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये कंटिन्यू इस रोज को बनाए रखिए। अभी जब तक इस रोज को अगर ठंडा कर देते जितने लोग आए हैं जिससे 2 गुना 3 गुना नहीं, 7 अगस्त को भी उस आक्रोश को बताना और 9 अगस्त को भी आक्रोश बताना। इस बार के 9 अगस्त में सांस्कृतिक रैली, नाच गाना टोटल बंद रहेगा। टोटल आपको आक्रोश बताना है अपने आक्रोश के तहत कि हम लोग इस समाज के साथ में एक जगह पे हो रहा है, कोई मूत रहा है, कोई लैट्रिन चला रहा है, कोई बांध के घसीट के मार रहा है, कोई पूरे परिवार को खत्म करके गड्ढे में नीचे गड़ा दे रहे हैं। इसके बाद भी हम शांत हैं। तो कम से कम निकलिए और निकल के जब तक आप आक्रोश नहीं बताएंगे तब तक सरकार रहने वाली नहीं है। आज पूरे देश में लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी इस समाज के साथ है। तो मैं इस बात को आगे और भी बातें होंगी, अपनी बातों को विराम देते हुए इस आक्रोश को बनाए रखिए और 7 तारीख को और 9 तारीख को अपने आक्रोश को बताइए। अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आवाज ही नहीं निकल रही है। जंग लड़ोगे बेईमानों से, कैसे जंग लड़ो? अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने का कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने का कर लेंगे सीने में। साथियों, अभी और सारे वक्ता हो गए ना। साथियों, सभी वक्ताओं ने, सभी समाज सेवियों ने अपनी अपनी बारी बारी से बात रखी, ठीक है, रखी ना जी। लेकिन विषय बिंदु ये है कि हमको यहाँ पे आने की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना विषय बिंदु। हाँ, लगातार हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में जो हमको स्पेशल राइट्स दिए हैं, प्रिविलेंस दिए हुए हैं, उन प्रिविलेंसों की बात करते हैं। क्या वो प्रिविलेंस, वो स्पेशल जो अधिकार दिए हैं, कानून दिए हैं, क्या वो माताराम को जानकारी है? क्या पूछो जरा, है क्या जानकारी? नहीं है। हाँ, नहीं है। जब वो माताराम को जानकारी नहीं है और वो इस देश में रह रही है और इस देश की क्या है, नागरिक है, स्वतंत्र नागरिक है, और जब इस देश की स्वतंत्र नागरिक है और इस देश के भारतीय संविधान के हिसाब से पूरा तंत्र चल रहा है,
पूरी विधानसभा चल रही है, पूरी लोकसभा चल रही है, पूरी कार्यपालिका चल रही है, पूरी न्यायपालिका चल रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है और उस अंतिम छोर के व्यक्ति के दुख तकलीफ के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ये सरकार चला रहे हैं कि आडंबर चला रहे हैं? क्या ये सरकार चला रहे हैं कि क्या ये सरकार चला रहे हैं कि क्या ये सरकार चला रहे हैं कि? तो इस आडंबर को खत्म करने के लिए आप सबको एकजुट होकर इन नकली सरकारों के खिलाफ में क्या करना पड़ेगा? अल्लाह बोल। क्या बोलना पड़ेगा? अल्लाह बोल। मतलब जो बिरसा मुंडा बोला करते थे कि उल गुलान जिंदाबाद, तो उस उल गुलान को जिंदा करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से, अभी हाल ही में मैंने सहपुरा में देखा था कि वहां पे एक धार्मिक षड्यंत्रों के चलते उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई, पूरा सहपुरा बंद हो गया, डिंडोरी बंद हो गया। क्या उनके जहन में जिस हमारी मातृ शक्तियों को सामूहिक रूप से बलात्कार करके नंगा घुमाया गया, क्या उनको उस चीज का दर्द नहीं है? तो क्या ऐसे लोगों को हमारे क्षेत्र में रहने की अनुमति है क्या? लेकिन कैसे भगाओगे उसको? आप तो मुट्ठी भर हो, जो 85% था वो क्या हो गया? मुट्ठी भर हो गया। मुझे वो संख्या यहाँ पे दिख रही है मुट्ठी भर की। वो 85% से कम 15% के लोग जो अपनी बाप की जायदाद समझते हैं इस डिंडोरी जिले में, इस भारत देश में, जो हमारे पुरखों ने 258 रियासत देकर इस भारत देश में 50-75% जमीन को देकर हमें जो आजादी दिलाई, हमें जो स्वतंत्रता दिलाई, उस पे अपना अधिकार समझते हैं। तो ऐसे लोगों के जहन में दर्द भरना होगा हमको। क्या भरना होगा? दर्द भरना होगा, डर भरना होगा, भय पैदा करना होगा कि 85 गांव के अंदर और 15 गांव से बाहर, 85 गांव के अंदर 15 गांव से बाहर। कैसे करोगे? मैं पूछना चाहूंगा, कैसे करोगे? क्या वो शक्तियां आपके पास है वो शक्तियां? तो उन शक्तियों को आपको जानना पड़ेगा, वो सामूहिकता दिखानी पड़ेगी साथियों। आज चंद 15% लोग इस भारत देश में, भारत के संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची दी है, जिसको 13(3) का बल है, किसका बल है? मूल अधिकार। आपके मूल अधिकार, जनजातियों के मूल अधिकार कहाँ पे छुपे हैं? 13(3) का में। वो 13(3) का में आपके जो अधिकार छुपे हुए हैं, उस अधिकार को आपको जानना होगा। और वो मूल अधिकार बोलता है कि 368 के तहत कोई भी विधान, कोई भी लोकमंडल में, लोकसभा या विधानसभा में उसके विरुद्ध कोई कानून या कोई भी न्याय परिवर्तन लाकर नहीं बदला जा सकता। सारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, जब सारा शून्य हो जाएगा तो ये हमारे डिंडोरी जिले में हिंदू के नाम पर, धर्मों के नाम पर जो है यहाँ के मूल जनजातियों को के ऊपर परेशान किया जा रहा है। आपके जब भारतीय संविधान बोलता है, पंथ निरपेक्ष की बात करता है, तो पंथ निरपेक्ष में स्कूल में मंदिर बने हुए हैं, जाइए थाने में मंदिर बने हुए हैं, तो फिर समानता कहाँ पे आई है? हमारी आस्था के साथ में, हमारी 5वीं अनुसूची के साथ में खिलवाड़ किया गया है कि नहीं? किया गया है। लेकिन क्या उसका एहसास आपको है? वही ये घटना मणिपुर की है। मणिपुर में 6वीं अनुसूची लागू है और 6वीं अनुसूची के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे क्या रहते हैं? संरक्षण और संवर्धन करने वाले होते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति राज्यपाल, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रदेश की सरकार संचालित होती है, केंद्र में राष्ट्रपति के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे राष्ट्र की सरकार क्या होती है? संचालित होती है। लेकिन वो अपने आप को राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? ऊपर समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ के 85% लोगों को तकरीबन 3500 जातियों में बांटकर उन्होंने रख दिया है।
आप भूल गए उसी भारतीय संविधान में 340 के तहत ओबीसी आता है, मतलब जितने भी ओबीसी है तमाम जाति के रहे, लेकिन भारतीय संविधान में उनको एक बोला है ओबीसी। और 341 के तहत एससी को बोला है, जितने भी एससी में बटे हुए तमाम जाति में है वो सब भारतीय संविधान के हिसाब से क्या है, एक है एससी के। और उसी तरह अनुसूचित जनजातियों को 342 के तहत बांटा गया है, और 342 में जो 700-800 जातियां हैं वो भारतीय संविधान के हिसाब से कैसी हैं, एक हैं। जब भारत का विधान बोलता है, भारत का सिद्धांत बोलता है कि हम सब क्या हैं, एक हैं और यहाँ के मूल मालिक हैं, इसीलिए एसटी एससी ओबीसी को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन क्या यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ कितने ओबीसी के भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने एससी के भाई बैठे हुए हैं? क्या हमेशा से आदिवासी ही अपनी गर्दन कटाते रहेगा? ये सवाल खड़ा करता हूं मैं यहाँ पे। जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार था, 5वीं और 6वीं अनुसूची में हमारा अधिकार था, लेकिन हमने, हमारा ही भाई है, हमारे ही गांव में रहता है, इसीलिए हमने एससी को भी शरण दिया, ओबीसी को भी शरण दिया कि हम तीनों एक साथ रहकर अपने गांव की व्यवस्था को संचालित करेंगे। लेकिन जब समस्या आती है तो आदिवासी ही अकेला क्यों खड़ा होता है, ओबीसी का क्यों खड़ा नहीं होता? मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ओबीसी भाइयों को भी अपनी समस्याओं को बताते हुए उसे आंदोलन में शामिल करना, एससी भाई को भी इसकी अपनी समस्या बताते हुए उसको अपने आंदोलन में शामिल करना। यदि उनसे बोल दीजिए, यदि आप हिंदू हैं तो आप अपना जनेऊ संस्कार कराइए, आपका उपनयन संस्कार कराइए, तब इसके बाद हिंदू बोलिए, नहीं तो आप हमारी गण व्यवस्था के हैं, आप हमारे ही भाई हैं। इसीलिए हम गर्व से बोलते हैं एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी एक समान। कैसे हैं? कैसे हैं? एक समान है। इसीलिए आंदोलन पे हमने नारा लिखा है एसटी एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटी भारत के क्या हैं, मूल निवासी, मूल मालिक हैं। तो एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी, एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी, एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी भारत के हैं मूल निवासी। मात्र ये नारों में नहीं रहना चाहिए। कैसा नहीं रहना चाहिए? नारों में बस नहीं रहना चाहिए, इसको जमीन में उतारना होगा सर। और जमीन में उतारने के लिए आप सबको एक साथ संघर्ष करना पड़ेगा, एक साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। अभी वक्त हो गया है, 3:30 बज गए हैं, 3:30 बज गए, 3:30 बज रहे हैं। आधा घंटे में हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे और संकल्प लेकर यहाँ से उठिएगा कि अभी तो जा रहे हैं लेकिन 7 तारीख को पूरा तूफान लेके आएंगे। तो यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, नहीं तो 4-5 लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं समाज को, उनको धोखा मत दीजिए। जो सरकारी कर्मचारी कहीं अंदर से कहीं बाहर से हर जगह से आपके लिए चिंतित है, पीछे से सपोर्ट कर रहा है, तमाम डाटे खंगाल रहा है कि कहाँ पे किस किस विभागों